आपने कभी सोचा है कि एक दिन सडनली आपका कंधा इतना जाम हो जाए कि आप अपने बाल तक नहीं बांध पाए और रात को इतना दर्द हो कि नींद ही नहीं आए? ये सब फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स है। एक ऐसी कंडीशन जिसको लोग 50 की उम्र का कंधा भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉमनली इस एज में होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, ये कोई भी एज में हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपका रिस्क 5 गुना ज्यादा है। आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे, सिम्टम से लेकर कंप्लीट ट्रीटमेंट तक। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को इस पेनफुल कंडीशन से रिकवर होने में हेल्प कर सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उदय पोटे। उम्मीद करता हूं आप सब हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर आखिर क्या है। इसका साइंटिफिक नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब ये समझने के लिए पहले शोल्डर जॉइंट को समझना पड़ेगा। आपका शोल्डर जॉइंट एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। तो इसमें बॉल होता है ह्यूमरस बोन का ऊपरी भाग और सॉकेट होता है शोल्डर ब्लेड का शैलो कप। अब ये जॉइंट नेचुरली अस्थिर होता है। बॉल बड़ा है और सॉकेट छोटा है, इसलिए हम अपना शोल्डर 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन इसमें होता है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए क्या है, जॉइंट कैप्सूल एक पॉलीथीन कवरिंग की तरह जो पूरे जॉइंट को रैप करता है। तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर में ये जॉइंट कैप्सूल जो नॉर्मली थिन और फ्लेक्सिबल होती है जैसे सिल्क, वो थिक और टाइट हो जाती है जैसे रॉ हाइड लेदर। ये कैप्सूल जब टाइट हो जाता है और इन्फ्लेम हो जाता है तो शोल्डर लिटरली फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के जनरली हमें 3 फेजेस बताए जाते हैं, लेकिन इसमें एक चौथा भी फेज है जो मैं बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस में होता क्या है। पहला फेज होता है फ्रीजिंग फेज, जो 2 से 4 महीनों तक चल सकता है। ये शुरुआत का फेज है। इसमें जनरली पेन बहुत ज्यादा होता है। दर्द ग्रेजुअली शुरू होता है बिना किसी इंजरी के। रात को दर्द बढ़ जाता है और जिस शोल्डर में तकलीफ है उस तरफ सोने में मुश्किल होती है। धीरे धीरे मूवमेंट्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा फेज होता है फ्रोजन फेज, जो 4 से लेकर 12 महीनों तक चलता है। अब कैप्सूल पूरी तरह से टाइट हो जाती है। इसमें मेन सिम्टम होता है स्टिफनेस। शोल्डर बिल्कुल स्टक हो जाता है। दर्द एक्चुअली कम हो सकता है इस फेज में, लेकिन मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसलिए इसे फ्रोजन शोल्डर फेज कहते हैं। तीसरा फेज होता है थॉइंग फेज, जो 12 से 24 महीनों के बीच में आता है। ये एक रिकवरी फेज है, जैसे आइस पिघल रही हो। इसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है, मूवमेंट धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, फंक्शन भी इंप्रूव हो जाता है। इसमें पेशेंस चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है। टोटल फ्रोजन शोल्डर ये खुद ब खुद ठीक होने वाली बीमारी है। और हाँ, मैंने आपको बोला था चौथा फेज भी है। इसका चौथा फेज है दूसरा शोल्डर। हाँ, जो शोल्डर पहले अफेक्ट नहीं हुआ है उसमें भी फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चौथा फेज कभी भी लाइफ में आ सकता है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम किसको ज्यादा होती है। तो रिस्क फैक्टर्स है एज और जेंडर। 40 से 60 की एज ग्रुप में जनरली औरतों में ज्यादा कॉमन होता है। 70% केसेस स्पेशली पेरीमेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज के बाद देखने मिलते हैं। दूसरा कारण है डायबिटीज। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो रिस्क और बढ़ जाता है। दोनों शोल्डर्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तीसरा कारण होता है थायराइड, हाइपोथायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड। थायराइड हार्मोन्स बोन और जॉइंट हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। चौथा कॉमन रीजन है अगर आपको पहले कोई इंजरी हुई है या आपको काफी दिनों तक कंधे की हालचाल बंद करने लगाई गई हो, जैसे रोटेटर कफ टेयर के बाद या कोई फ्रैक्चर के बाद आपको स्लिंग या प्लास्टर लगा दिया गया हो। अब बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है पेन या दर्द। ये दर्द शोल्डर जॉइंट के भीतर आपको लगता है। रात को ये ज्यादा लगता है और नींद में डिस्टर्बेंस होती है। जिस शोल्डर में दर्द हो उस तरफ करवट नहीं ले सकते। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्टिफनेस या अकड़न। मूवमेंट बहुत सीवियरली रिस्ट्रिक्ट होती है। आप अपने आप से या किसी और से भी उस शोल्डर को हिला नहीं सकते। और हाँ, ये डायग्नोसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसमें बाहर की तरफ शोल्डर रोटेशन सबसे पहले अफेक्ट होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि
कि बिना किसी इंजरी के शोल्डर में दर्द और स्टिफनेस हो रहा है और रात को भी दर्द हो रहा है, डेली एक्टिविटीज भी अफेक्ट हो रही है और सिम्टम्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब बात करेंगे कि डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करते हैं कि ये चीज फ्रोजन शोल्डर ही है। तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस ज्यादातर क्लिनिकल होता है, मतलब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से। डॉक्टर क्या चेक करेंगे? आपका शोल्डर मूव करेंगे एक्टिवली और पैसिवली, यानी आपको बोलेंगे और बाद में खुद आपके हाथ को मूव करने का देखेंगे। दूसरा टेस्ट फॉरवर्ड फ्लेक्शन, आर्म को आगे से ऊपर ले जाओ। नॉर्मली 180 डिग्री तक सीधा ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में 100 से 120 डिग्री से ज्यादा ऊपर नहीं जाता। तीसरा टेस्ट होता है इंटरनल रोटेशन, हाथ पीठ के पीछे ले जाओ। नॉर्मली लोअर बैक तक हाथ जा सकता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में जनरली हिप लेवल से ही ऊपर जाने में तकलीफ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रोजन शोल्डर में एक्टिव और पैसिव ये दोनों मूवमेंट्स इक्वली रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 30 डिग्रीज तक रोटेशन कर रहे हो और डॉक्टर ने और करने की कोशिश की, तो वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो शोल्डर पूरा फ्रीज हो जाता है और तभी डॉक्टर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कुछ और नहीं लेकिन फ्रोजन शोल्डर ही है। इसमें क्या इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं? जनरली एक्सरे। फ्रोजन शोल्डर में एक्सरे नॉर्मल दिखता है, लेकिन इसलिए एक्सरे जरूरी है कि हम रूल आउट कर सके कि कोई अर्थराइटिस, बोन प्रॉब्लम, कैल्सिफिकेशन या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं जिसके कारण आपका शोल्डर फ्रीज हो गया हो। दूसरा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। रोटेटर कफ टेयर को रूल आउट करना जरूरी है, क्योंकि अगर टेयर है और हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो और डैमेज हो सकता है। अल्ट्रासाउंड में कैप्सूल की थिकनेस भी दिख सकती है। और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एमआरआई। अगर कोई डाउट है कि रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है तो एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमआरआई में बहुत क्लियरली आपका कैप्सूल दिख जाता है, अगर कोई स्वेलिंग है या कोई माइनर टेयर है सब दिख जाता है। और ये काफी सारी चीजों को रूल आउट करने में मदद करता है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के जैसे सिम्टम्स और भी प्रॉब्लम्स में दिखती है, जैसे शोल्डर अर्थराइटिस, रोटेटर कफ टेयर, कैल्सिफिक टेंडोनाइटिस, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स। इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। देखिए, फ्रोजन शोल्डर ये खुद ब खुद ठीक होने वाली बीमारी है और टाइम सबसे बड़ा हीलर है। इसमें 2 से 3 साल वेट करना होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रीजिंग फेज में यानी फेज 1 में पेन मैनेजमेंट प्रायोरिटी है। इस फेज में एग्रेसिव मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं करने हैं और मेडिकेशन जैसे पेन किलर, पैरासीटामोल या एंटी इन्फ्लेमेटरी, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक ले सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर से पूछ के ये सारे मेडिसिन लीजिए। इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखिए कि मेडिसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, क्योर नहीं करती। और बहुत ज्यादा पेन हो तो हम कुछ दिनों के लिए रेस्ट सजेस्ट करते हैं, लेकिन कंप्लीट रेस्ट नहीं, क्योंकि ये और स्टिफ हो जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ी भी मूवमेंट्स करने में तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए हम कुछ एक्टिव फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बोलते हैं और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द डे उन्हें आराम करने को कहते हैं, यानी विद इन पेन लिमिट्स ही मूवमेंट्स करिए। इसके बाद एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। इसमें पेन ड्रामेटिकली कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कम होने के बाद आप फिजियोथेरेपी ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी के बाद ही या मूवमेंट्स और एक्सरसाइज के बाद ही आपका फ्रोजन शोल्डर पहले जैसा हो सकता है। अगर पेन के कारण आप शोल्डर हिला ही नहीं रहे हो तो फिर आपका कंप्लीट रिकवरी भी लेट होगा। इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन ये एक लाइफ सेविंग या शोल्डर सेविंग इंजेक्शन इस कंडीशन में होती है। तो ये इंजेक्शन हम साल में 2 या 3 बार भी लगवा सकते हैं। बस इंजेक्शन लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं, इंजेक्शन के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग बस इंजेक्शन लेते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें फ्रीजिंग स्टेज और स्टिफनेस का स्टेज फिर से आ जाता है। और एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम हाइड्रोडायलेटेशन है, जिसमें सलाइन इंजेक्शन और स्टेरॉइड इंजेक्शन आपके शोल्डर में इंजेक्ट किया जाता है और ये काफी सारे वॉल्यूम में दिया जाता है, जिससे कैप्सूल जो थिक और चिपक गई होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। इसकी वजह से मूवमेंट इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज पूरी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआती फेज में जब पेन ज्यादा होता है, जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और डेली कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पहला एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज। ये सबसे सेफ और अर्ली स्टेज में बताए जाते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि ग्रेविटी आर्म को जेंटली स्ट्रेच करता है, ट्रैक्शन मिलता है जॉइंट को और अपने आप जो चिपका हुआ जॉइंट है उसे जगह मिल जाती है। दूसरी एक्सरसाइज वॉल क्लाइंब या स्पाइडर वॉक। ये कैसे करें? वॉल के सामने खड़े हो जाओ, अफेक्टेड आर्म को वॉल के पास रखिए और फिंगर्स के द्वारा वॉक करके ऊपर चले जाइए। जहां तक जाएंगे वहां मार्क कर लो,
हर दिन थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करिए। तीसरा एक्सरसाइज है टॉवेल स्ट्रेच एक्सरसाइज। ये इसे कैसे करते हैं, तो एक टॉवेल लीजिए, उसे वर्टिकल पकड़िए, अच्छा आर्म ऊपर और अफेक्टेड आर्म नीचे से पीठ के पीछे लीजिए और अच्छे आर्म से टॉवेल को ऊपर की तरफ पुल कीजिए। अफेक्टेड आर्म अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये पोजीशन आप 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। चौथा एक्सरसाइज एक्सटर्नल रोटेशन विद स्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये कैसे करिए, एक स्टिक या पीवीसी पाइप लीजिए या अपना झाड़ू भी आप ले सकते हो, दोनों हाथों से पकड़ो, एल्बोस को 90 डिग्री बेंड करके साइड्स में चिपकाओ, गुड आर्म से स्टिक को पुश करके अफेक्टेड आर्म को बाहर ले जाओ, गुड आर्म से आप गुड आर्म की तरफ खींचे, वो दूसरी तरफ ले जाओ। इससे आपके रोटेटरी मूवमेंट सुधर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि इन सारे एक्सरसाइजेज में कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल मिस मत करना। जेंटल स्ट्रेचिंग, पेन को पुश नहीं करना है। वार्म अप बिफोर एक्सरसाइजेस, हॉट शावर या हीट पैक से आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। ये सारे मूवमेंट्स कंट्रोल होना चाहिए और अगर आपको शार्प पेन हो तो रुक जाइए। ये एक्सरसाइजेस बस मैंने आपको एक गाइडलाइंस की तरह बताए हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ये सारे एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपको कितना पुश करना है। कभी कभी पेशेंट्स पेन के कारण ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करते तो रिकवरी स्लो होती है, या कभी कभी वो पेन के थ्रू इतना पुश कर देते कि कोई नई इंजरी हो जाती है। इसलिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ फॉलोअप रखिए और ये एक्सरसाइजेस धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर 6 से 12 महीने के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ फर्क नहीं पड़ता तो सर्जरी कंसीडर करते हैं। डेली लाइफ भी अगर सीवियरली अफेक्टेड हो तो इन सर्जिकल ऑप्शंस में क्या होता है, एक मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। इसमें हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और जब पेशेंट पूरा रिलैक्स होकर सो जाता है तब डॉक्टर शोल्डर को फोर्सफुली मैनिपुलेट करते हैं। इस मैनिपुलेशन की वजह से टाइट कैप्सूल में टेयर्स या स्ट्रेच हो जाता है और मूवमेंट इमीडिएटली इंप्रूव हो जाती है। इस मैनिपुलेशन के बाद जैसे ही पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है, इमीडिएटली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी होती है, नहीं तो ये शोल्डर फिर से स्टिफ होता है। दूसरा होता है आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज। ये हमारा प्रीफर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें हम 2-3 स्मॉल इंसिजन्स करके कैमरा अंदर डालते हैं और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से कैप्सूल को केयरफुली कट करते हैं। कंट्रोल्ड और प्रिसाइज रिलीज और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि हम कैमरे से देख सकते हैं कि हम क्या रिलीज कर रहे हैं। दूसरे पैथोलॉजी अगर रहेंगे जैसे रोटेटर कफ टेयर या लेब्रम टेयर, उन्हें भी हम रिपेयर कर सकते हैं। इस सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसमें हम सेम डे डिस्चार्ज भी देते हैं और एग्रेसिव फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट, लेकिन मैं तो बोलता हूँ इसे प्रिवेंट करना चाहिए। क्या फ्रोजन शोल्डर से बचा जा सकता है? कंप्लीटली प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क कम कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज होती है डायबिटीज कंट्रोल। अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, अगर HbA1c 7 से कम मेंटेन रखा जाता है तो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर फ्रोजन शोल्डर हो भी जाता है तो उसमें रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। थायराइड के लेवल्स भी मॉनिटर करिए, मेडिसिन रेगुलरली लीजिए। तीसरा, अगर इंजरी हुई है तो कंप्लीट इमोबिलाइजेशन को थोड़ा अवॉइड कीजिए। जेंटल मूवमेंट्स विद इन पेन लिमिट्स आप कर सकते हैं। रेगुलर शोल्डर एक्सरसाइजेस जारी रखिए और अर्गोनॉमिक्स या प्रॉपर पोस्चर काम करते वक्त रखिए। गुड न्यूज़ ये है कि 90 से 95% केसेस में इवेंचुअली ये इम्प्रूव होता है। ट्रीटमेंट से रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन क्या ये फिर से हो सकता है? सेम शोल्डर में बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट नेवर। लेकिन ऑपोजिट शोल्डर में ये 20% चांस है कि ये हो सकता है। स्पेशली डायबिटिक लोगों में 5 से 10 साल के गैप में ये हो सकता है। तो फ्रोजन शोल्डर के साथ गलतफहमियां क्या है? पहली गलतफहमी, कंप्लीट रेस्ट से ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती होती है जब आप कंप्लीट रेस्ट लेते हैं, इससे और स्टिफनेस बढ़ जाता है। जेंटल मूवमेंट्स रखना जरूरी है। दूसरी गलतफहमी, एक्सरसाइज से और डैमेज होगा। जेंटल एक्सरसाइजेस हेल्पफुल है, बस एग्रेसिव नहीं होना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या है। ये एक जॉइंट कैप्सूल का थिकनिंग है और 4 फेजेस में होता है, फ्रीजिंग, फ्रोजन, थॉइंग और शायद से दूसरे शोल्डर में हो सकता है। इसकी रिकवरी अपने आप भी हो सकती है, जिसमें 1.5 से 2 साल तक का प्रोसेस होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ले तो ये जल्दी ठीक हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर में डेली एक्सरसाइजेज आर नॉन नेगोशिएबल। डोंट लेट पेन स्टॉप यू कंप्लीटली। जेंटल मूवमेंट करना जरूरी है। डायबिटीज कंट्रोल मैंडेटरी है। अर्ली डायग्नोसिस से अच्छे आउटकम होते हैं। फ्रोजन शोल्डर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है, नो डाउट। आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है,
पेन होता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये क्यूरेबल है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और आपकी पेशेंस से आप डेफिनेटली रिकवर हो सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी रखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए और होप मत छोड़िए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। अगर आप या आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि खुद ठीक हो जाएगा। एक्टिव अप्रोच रखिए। हेल्थ के बारे में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे स्पाइनटास्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। काफी लोग फ्रोजन शोल्डर से गुजर चुके हैं, उनकी स्टोरीज दूसरों को मोटिवेट कर सकती है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने शोल्डर्स का ख्याल रखिए। कीप मूविंग, स्टे स्ट्रांग। धन्यवाद।